ओके यस स्टूडेंट्स, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये आपका लास्ट टॉपिक बचा था जो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे मसल्स के बारे में। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मसल्स डिस्कस कर लिया। हम लोगों ने पर्टिकुलरली सारा का सारा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है वो डिस्कस कर लिया। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है टाइप्स ऑफ मसल्स। ठीक है, तो इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं बेटा। तो टाइप्स ऑफ मसल्स में देखेंगे तो दो तरह की मसल फाइबर्स होती है ना। तो मसल्स तो बेटा हमारे जो पर्टिकुलरली स्केलेटल मसल है हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था। स्केलेटल मसल्स में क्या होते हैं, दो तरह के फाइबर्स होते हैं। एक तो हो गया आपका रेड मसल फाइबर और एक हो गया व्हाइट मसल फाइबर। ठीक है, तो इसको हम लोग लाल पेशियां और श्वेत पेशियां भी बोलते हैं ना। अब इसके अंदर एक चीज है, आप समझिएगा ढंग से इसको कि बेटा जो मसल्स है, मसल्स हम लोग स्केलेटल मसल ही डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर दो तरह के फाइबर्स हैं। एक तो हो गया रेड कलर का और एक हो गया व्हाइट कलर का। अभी जो रेड कलर का है, ये रेड कलर का क्यों दिख रहा है, क्योंकि बेटा इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मायोग्लोबिन। ठीक है, मायोग्लोबिन। अभी तक बेटा आप लोग जो जानते हैं वो एक पिगमेंट के बारे में जानते हैं जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं ना। आप लोग सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है बेटा आरबीसी के अंदर होता है, रेड कलर पिगमेंट है। इसी की वजह से हमारा जो ब्लड है बेटा रेड कलर का दिखता है। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है उसका काम क्या है, वो ऑक्सीजन के साथ में बाइंडिंग एफिनिटी शो करता है। ऑक्सीजन के साथ में बाइंडिंग एफिनिटी शो करने की वजह से क्या करता है, वो लंग्स से डिफरेंट टिश्यूज तक, डिफरेंट सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है और डिफरेंट सेल्स से CO2 को कैरी करके वो लंग्स तक पहुंचाता है। इसका मतलब ये है कि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है हीमोग्लोबिन, है ना। रेड कलर का पिगमेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन के बारे में तो जानते हैं आप लोग कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेड कलर का पिगमेंट है, वो ब्लड में आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। वैसे ही बेटा एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मायोग्लोबिन। ठीक है, मायोग्लोबिन स्पेसिफिकली बेटा कहां प्रेजेंट होता है, मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब याद करिए सेकंड लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया था कि सार्कोलॉजी और मायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मसल। तो यहाँ पे बेटा जो मायो है, मायो का मतलब क्या है बेटा, मसल्स है। और मायोग्लोबिन क्या हो गया, मतलब कि मायोग्लोबिन का मतलब ये हो गया कि ऐसा है ना पर्टिकुलरली पिगमेंट जो किसमें प्रेजेंट है, मसल्स के अंदर प्रेजेंट है, तो मायोग्लोबिन। अब ये जो मायोग्लोबिन होता है बेटा, इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, ये रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है, ये रेड कलर का होता है। तो मायोग्लोबिन इज रेड इन कलर। ठीक है, अब ये जब ये मायोग्लोबिन रेड कलर का है तो बेटा जहां पे इसका अमाउंट ज्यादा होगा वो मसल फाइबर आपको क्या करेंगे, रेड कलर के दिखेंगे। तो इसका मतलब जो रेड मसल फाइबर में जो मायोग्लोबिन जो है वो मायोग्लोबिन का अमाउंट ज्यादा है, इस वजह से ये क्या दिख रहा है बेटा, रेड कलर के दिख रहे हैं। और यहाँ पे व्हाइट मसल फाइबर में ये मायोग्लोबिन का अमाउंट कम है, इसलिए ये आपको क्या दिख रहे हैं बेटा, व्हाइट कलर के दिख रहे हैं। अब सर मायोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, ये तो आपने बता दिया कि ये मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसका फंक्शन क्या है बेटा। जैसे हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है कि हीमोग्लोबिन पर्टिकुलरली ऑक्सीजन के साथ में बाइंडिंग एफिनिटी शो करता है और वो डिफरेंट टिश्यूज और सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। वैसे ही बेटा मायोग्लोबिन का काम है कि मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट है। किसको स्टोर करता है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है, बट कहां पे करता है, मसल्स के अंदर करता है। तो सर ऐसी क्या जरूरत आ गई कि है ना मसल्स के पास में भी एक ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट है होना चाहिए। बेटा मसल्स जो होती है, मसल्स से हम लोग पूरा काम लेते हैं, आपको पता ही है। अगर मान लीजिए मैं अभी चल रहा हूं, है ना, या फिर आप कोई है ना दौड़ लगाते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो उस टाइम पे आप मसल्स से काम ले रहे होते हैं। और मसल्स से काम ले रहे होते हैं तो मसल्स की एक डिमांड होती है कि उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है। किसके लिए बेटा, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए और एटीपी जनरेट करने के लिए। आपने एरोबिक रेस्पिरेशन जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन इनटू CO2 प्लस H2O। CO2 बेटा हम लोग एक्सपायर कर देते हैं, H2O और ATP बनती है, एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ATP बनती है जिसको हम लोग 38 और 36 ATP बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे बेटा ATP बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए मसल्स के अंदर, और मसल्स के अंदर एक इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट रहे, तो उसके लिए क्या होता है बेटा, मायोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। मायोग्लोबिन क्या करता है, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन वहां पे अवेलेबिलिटी पूरी करवाता है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पूरी करवाता है। क्यों, क्योंकि देखिए मायोग्लोबिन जो है, अभी आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे वहां पे बोलेंगे कि मायोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इज हायर देन हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की भी ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी, मायोग्लोबिन की भी ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी, पर मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा। तो क्या होगा, ब्लड से जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके आएगा तो मायोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा, तो उससे क्या लेगा, ये ऑक्सीजन ले लेगा और मायोग्लोबिन से वो ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगी। और ये ऑक्सीजन मसल्स के अंदर अवेलेबल रहेगी जब तक है ना पर्टिकुलरली ATP हमको बनानी है। ठीक है,
और पर्टिकुलरली अगर ये ऑक्सीजन अनअवेलेबल हो जाएगी तो मसल्स के अंदर ग्लूकोज एनारोबिकली ब्रेक डाउन होगा और उस केस में बेटा लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है। ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है बेटा कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है और क्या बनता है बेटा, लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा कि मायोग्लोबिन जो है रेड इन कलर होता है। ठीक है, ये रेड कलर का होता है और ये ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट है। क्या है बेटा, ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको मायोग्लोबिन के बारे में पता होनी चाहिए कि एक तो ये पिगमेंट है रेड कलर का है और ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट है। अब ये रेड कलर का है तो अगर रेड फाइबर्स हैं तो उसके अंदर इसका अमाउंट ज्यादा है, तो ज्यादा है तो बेटा उसमें वो आपको रेड कलर की दिख रही है। और व्हाइट मसल फाइबर्स के अंदर मायोग्लोबिन का अमाउंट क्या है बेटा, लो है, तो इसलिए आपको क्या दिख रही है बेटा, वो व्हाइट कलर की दिख रही है। ठीक है, अब इसी पॉइंट से रिलेटेड बेटा नेक्स्ट दो पॉइंट है, वो ढंग से देखिएगा बेटा। अगर मायोग्लोबिन का अमाउंट ज्यादा तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या चाहिए होगा बेटा, ज्यादा चाहिए होगा। क्यों ज्यादा चाहिए होगा सर, माइटोकॉन्ड्रिया में तो एटीपी बनती है, अगर ऑक्सीजन ज्यादा तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा एटीपी बनाने की फैसिलिटी है हमारे पास में, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी वहां पे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया होने से काम नहीं चलेगा, हमको ब्लड सप्लाई भी करनी पड़ेगी। ब्लड सप्लाई क्यों, क्योंकि बेटा ग्लूकोज भी ब्लड सप्लाई से पहुंचेगा और ऑक्सीजन भी ब्लड सप्लाई से पहुंचेगा। सिर्फ मायोग्लोबिन का अमाउंट ज्यादा होने से ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी डिपेंड नहीं करती, ब्लड सप्लाई भी वहां पे ज्यादा होनी चाहिए, जब भी तो वो मायोग्लोबिन, जो ज्यादा मायोग्लोबिन है वो काम आएगा। तो इसलिए बेटा यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी क्या होती है, ज्यादा होती है। सिमिलरली बेटा यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इधर मायोग्लोबिन का अमाउंट कम, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी कम और ब्लड सप्लाई भी कम, क्योंकि जब अवेलेबिलिटी मायोग्लोबिन की बहुत कम है तो हमको यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की भी रिक्वायरमेंट नहीं है और यहाँ पे हमको ब्लड सप्लाई की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जो हम लोग एट द एंड ऑफ डिस्कशन डिस्कस करेंगे। आप मेरे को बताइए बेटा, इसमें से कौन से मसल फाइबर एरोबिकली रेस्पायर करेंगे और एनारोबिकली रेस्पायर करेंगे। इसमें से एक एरोबिकली रेस्पायर करता है, मतलब कि उसको हमेशा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रहती है और वो ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन करता है, और इसमें से एक मसल जो होता है वो एनारोबिकली रेस्पायर करता है। इसका मतलब ये है कि वहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी एक टाइम बाद खत्म हो जाती है और ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होने की वजह से क्या बनता है बेटा, लैक्टिक एसिड बनता है। और लैक्टिक एसिड मसल्स के अंदर बनने का मतलब है मसल फेटीग होता है, मतलब मसल के अंदर थकान होती है और हम लोग उस मसल को फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि ये एक दूसरे से रिलेटेड है ना। आप सोचते रहिए कि कौन सी एरोबिक है और कौन सी एनारोबिक है, वो डिस्कशन हम लोग आगे देखेंगे भी। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं हम लोग, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब जब ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो आपको लगता है कि सर क्योंकि मायोग्लोबिन ज्यादा, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, ब्लड सप्लाई ज्यादा, तो सर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी तो ज्यादा होना चाहिए। बट बेटा ये क्या होता है, ये कम होता है। ठीक है, ये कम होता है। और यहाँ पे बेटा आपको लगता है कि सर मायोग्लोबिन कम, माइटोकॉन्ड्रिया कम, ब्लड सप्लाई कम, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कम होना चाहिए, बट उल्टा होता है, ये ज्यादा होता है। और यही एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के लिए। वापिस से मैं रिपीट करता हूं बेटा कि ये जो पॉइंट है ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है, किसके लिए बेटा, एग्जाम के लिए। ठीक है, नीट के लिए, और एनसीईआरटी के अंदर भी ये दे रखा है। ठीक है, तो ये वाली चीज मैं आपको समझाता हूं, बट उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ये दोनों मसल फाइबर्स किन लोगों में डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, अब आप बेटा ढंग से सुनिएगा एग्जांपल्स को। एक एग्जांपल है बेटा, एक जो मैराथन रनर होता है। मैराथन रनर का मतलब ये होता है कि जो लंबी रेस दौड़ता है। आपने सुना होगा बेटा, आपके स्कूल्स में कभी आपने देखा होगा या टीवी पे आपने कभी देखा होगा कि लोग जो 25-25, 30-30 किलोमीटर दौड़ते हैं, उस तरह की जो रेस होती है, तो उसमें बेटा जो दौड़ रहे हैं जो लोग, वो क्या है बेटा, धीरे धीरे दौड़ते हैं, है ना। ये आपको पता है कि मैराथन के अंदर तेज तो दौड़ा नहीं जाता, एक बार में तो दौड़ा नहीं जाता, धीरे धीरे दौड़ा जाता है, बट लंबे समय तक दौड़ा जाता है। तो उस कंडीशन में बेटा आप देखिए कि उनके अंदर जो होता है वो रेड मसल फाइबर ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते उन्होंने प्रैक्टिस इतनी करी है, 20 साल 25 साल तक वो प्रैक्टिस इतनी करी है कि उनके जो पैरों में जो होता है रेड मसल फाइबर बहुत ज्यादा डेवलप हो जाते हैं।
क्यों डेवलप हो जाते हैं? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, मायोग्लोबिन का अमाउंट ज्यादा, माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट ज्यादा, ब्लड सप्लाई ज्यादा, ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा, तो वो क्या है, वो मसल ज्यादा देर तक काम कर सकती है, वो एरोबिकली काम करेगी। क्योंकि अगर मान लीजिए कि वो एनारोबिक मसल हो जाएगी तो वो क्या होगा, उसके अंदर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाएगा और जो मसल है बेटा फैटीग कर जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इन मसल्स के अंदर बेटा जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन, स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो बहुत स्लो होता है, बट ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा देर तक होता है। मैं वापस रिपीट करता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बेटा कोई धीरे धीरे दौड़ रहा है तो उसमें बेटा जो मसल्स है, उसके पैरों की मसल्स पे ध्यान देना आप, वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। एक तेज दौड़ रहा है तो उसमें बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। एक धीरे धीरे दौड़ने वाला बंदा जो है, उसके अंदर बेटा मसल्स जो है वो बहुत धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। और वो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत लंबे समय तक रह रहा है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, बहुत देर तक रह रहा है, फिर इस तरह से, ठीक है, इस तरह से वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना। तो मैराथन रनर के अंदर ये होता है। अब वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो उसको ब्लड सप्लाई भी कंटिन्यूस चाहिए, उसको ऑक्सीजन सप्लाई भी कंटिन्यूस चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया उसमें ज्यादा होना चाहिए, मायोग्लोबिन ज्यादा होना चाहिए, ताकि ऑक्सीजन वहां पे अवेलेबल रहे, ज्यादा देर तक उसको दौड़ना है, ठीक है। तो इन तरह के मसल्स के अंदर, इस पॉइंट में मैं बाद में आता हूं, ये वाला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्लो होता है, बट इट विल बी फॉर द लॉन्गर पीरियड, वो लॉन्गर पीरियड के लिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एटीपी प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन एरोबिक रेस्पिरेशन। जो अभी मैंने आपको बोला था कि कौन सी मसल एरोबिक होती है, तो दिस मसल इज द एरोबिक, ये मसल एरोबिक होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई हमेशा अवेलेबल रहती है, ये मसल इजीली फैटीग करती नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, नो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, इसके अंदर लैक्टिक एसिड क्या होगा, नहीं बनेगा सर। वापिस से रिपीट कर देता हूं, किसी बच्चे को नहीं पता, लैक्टिक एसिड बेटा ग्लूकोज के इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन से बनता है। ग्लूकोज अगर इनकम्प्लीटली ब्रेकडाउन होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है मसल्स के अंदर। यही चीज बेटा आप ईस्ट के अंदर पढ़ते हो कि अगर ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है तो वो इथेनॉल बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे ये तीन मैं पॉइंट समझा रहा हूं आपको एक एग्जांपल से कि बेटा ये जो मसल्स है वो जो स्प्रिंटर्स होते हैं ना, स्प्रिंटर्स, अगर किसी बच्चे को स्प्रिंटर का मतलब नहीं समझ आता है तो बेटा स्कूल्स में आपने जरूर 100 मीटर की रेस, 200 मीटर की रेस, 400 मीटर की रेस आपने दौड़ी होगी। उसमें क्या होता है बेटा, स्टार्ट लाइन से जैसी है ना विसल होती है, आप तेजी से दौड़ते हो, बिल्कुल तेजी से दौड़ते हो, और 100 मीटर्स या 200 मीटर्स आप बहुत तेजी से है ना आप क्रॉस करते हो, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, उस कंडीशन में जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत तेजी से हो रहा है और बहुत कम समय के लिए हो रहा है। ये आपको भी समझ आ रहा है कि जो मसल्स है वो बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और बहुत कम समय के लिए उसमें उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा बेटा कि उसके बाद में आप देखते हो कि 100 मीटर दौड़ने के बाद में आपसे कोई बोले कि अब आप 100 मीटर और दौड़ लीजिए, आप नहीं दौड़ पाओगे, क्योंकि आपने 100 मीटर की रेस में पूरा जोर लगा दिया अपना। अब आपकी जो मसल्स है, मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो मसल जो होगी वो एनारोबिकली रेस्पायर करेगी और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, मसल फैटीग कर जाएगी, अब आप दौड़ नहीं पाएंगे। ये बात आपको समझ आई ना। तो जहां पे स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेजी से होना है और पर्टिकुलरली ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम समय के लिए होना है, कि बहुत कम समय के लिए मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो उसके अंदर बेटा उन पर्संस के अंदर व्हाइट मसल फाइबर्स डेवलप हो जाती है। इसका मतलब अगर यूसेन बोल्ट, अगर हम लोग जानते हैं कि जो दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान है, तो यूसेन बोल्ट ने प्रैक्टिस से सालों साल उसने प्रैक्टिस करी, वो रोज दौड़ा और उस हिसाब से उसने क्या करा, अपने थाइस के अंदर, अपने पैरों के अंदर व्हाइट मसल फाइबर का डेवलपमेंट कर लिया, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, वो पर्टिकुलरली बहुत कम समय में बहुत तेजी से दौड़ता है, बट बहुत ज्यादा देर तक नहीं दौड़ पाता वो। तो इसलिए यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन होता है बेटा वो फास्ट होता है, बट फॉर द शॉर्ट पीरियड, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। अब इसके अंदर बेटा जो एटीपी का प्रोडक्शन होता है, इट विल डिपेंड्स ऑन द एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो ये एक तरह की एनारोबिक मसल हो गई, ठीक है। और इसके अंदर बेटा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये तीनों पॉइंट भी आपको समझ आ गए एग्जांपल से। ये वाला एग्जांपल मैंने लिया था बेटा स्प्रिंटर का, स्प्रिंटर, ठीक है। और ये वाला मैंने एग्जांपल लिया जो मैराथन रनर का, ठीक है, मैराथन रनर। अब ये वाले पॉइंट पे आते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। बेटा जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है
इट इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। वहां पे क्या स्टोर है बेटा? कैल्शियम स्टोर है। और लास्ट हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम का इंपॉर्टेंस क्या है? कैल्शियम का इंपॉर्टेंस ये है कि वो टीपीसी साइट के ऊपर ट्रोपोनिन के ऊपर बाइंड करता है और ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन को अपनी जगह से हटाता है और एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसको अनमास्क करता है, सो दैट कि मायोसिन का जो हेड है जिसके ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट है वो जाके मायोसिन बाइंडिंग साइट पे जुड़ जाए, क्रॉस ब्रिज बन जाए, उसके बाद पुलिंग होगी और उसके बाद में डिटैचमेंट होगा। इस तरह से हम लोगों ने पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन सीखा था। ठीक है, अब आप खुद सोचिए बेटा, जिस मसल्स को, जिसका मसल का स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन धीरे, स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन धीरे, तो उसको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी या कम होगी? जिसका स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन धीरे और एक ही स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है तो उसमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट और स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन धीरे और इसमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट। तो यस, आपने सही सोचा कि सर अगर स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मसल बहुत धीरे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट तो बहुत कम होगी, और जब कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कम होगी तो बेटा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या होगा? उस मसल में कम होगा। तो इसलिए बोला जाता है बेटा कि रेड मसल फाइबर जो है उसके अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या होता है? लेस होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और क्योंकि ये मसल जो होती है इसका स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन तेज होता है तो इसको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज्यादा और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी रिक्वायरमेंट ज्यादा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि आपको ये तो सब ये ध्यान रहेगा क्योंकि ये रिलेट करता है कि रेड मसल फाइबर, रेड क्यों है? मायोग्लोबिन ज्यादा, मायोग्लोबिन ज्यादा तो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा तो ब्लड सप्लाई ज्यादा, ब्लड सप्लाई ज्यादा तो ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा। ठीक है, एरोबिक मसल होगी क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा तो ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगी, तो एरोबिक मसल लैक्टिक एसिड बनेगा नहीं और ऑक्सीजन हमेशा अवेलेबल रहेगी तो ये मसल बहुत लंबे समय तक काम करेगी। तो इसका स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन धीरे होना चाहिए और ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, बच्चा इसको गलत कर देता है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि ये ध्यान रखना कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें कम होता है और इसमें ज्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा, पेशीय तंत्र के विकार। ठीक है, हम लोग अब क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा? मस्कुलर डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके इस चैप्टर में 3 मसल्स से रिलेटेड डिसऑर्डर दे रखे हैं और 3 आपको स्केलेटल मसल से रिलेटेड डिसऑर्डर दे रखे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, तो इसको डिस्कस करते हैं बेटा। देखेंगे बेटा, माइस्थेनिया ग्रेविस, पहला जो है माइस्थेनिया ग्रेविस है बेटा। माइस्थेनिया ग्रेविस जो होती है बेटा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। क्या होता है बेटा? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। मैंने आपको जो सार्कोलेमा है, ठीक है, मैंने आपको सार्कोलेमा बता रखा है। दिस वन इज द सार्कोलेमा। ठीक है, ये हो गया बेटा सार्कोलेमा। और जो आपको पता ही है कि सार्कोलेमा को स्टिमुलेट करने के लिए कोई मोटर न्यूरॉन आएगा बेटा। ठीक है, ये हो गया मोटर न्यूरॉन। ठीक है, मोटर न्यूरॉन में क्या होते हैं बेटा? सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। इस तरह से सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं और सिनेप्टिक वेसिकल्स क्या स्टोर करते हैं? एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। ये एसिटाइल कोलिन हो गया। इन्हीं एसिटाइल कोलिन के लिए यहाँ पे क्या होते हैं बेटा? रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम लोग एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो कहां पे होते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होते हैं। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या है बेटा? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है एट NMJ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, और ये क्या है? ये एसिटाइल कोलिन एसिटाइल कोलिन क्या हो गया बेटा? ये रिसेप्टर्स हो गए। कहां पे? सार्कोलेमा के ऊपर, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा? ये जो माइस्थेनिया ग्रेविस है ये क्या होती है? ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर।
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब कि आपके बॉडी के सेल्स जो हैं, मतलब WBC जो हैं, वो आपके सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लग जाते हैं। ठीक है, मतलब कि उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ये जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है, इसके अगेंस्ट क्या बन जाती है, इसके अगेंस्ट, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती है। ठीक है, किसके अगेंस्ट बनी बेटा, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट बनी। अब आप देखिए बेटा, अगर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी, वो एंटीबॉडी क्या करती है बेटा, इसको ब्लॉक कर देती है, इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है। तो ये आपकी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हो गई। दीज आर द एंटीबॉडीज। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पे अगर मान लीजिए कि कोई है ना, ये सिनेप्टिक वेसिकल अगर फ्यूज होती है इधर, और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये इधर रिलीज होते हैं, तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इनके लिए क्या होगा बेटा, यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के ऊपर रिसेप्टर्स अवेलेबल है ही नहीं। अब क्या होगा कि सर अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर इन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड नहीं करेगा तो ये जो मेम्ब्रेन है डीपोलराइज नहीं होगी, मतलब इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, जो हम लोगों ने देखा था। और जब तक एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो यहाँ पे बेटा जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बेटा क्या नहीं रिलीज होगा, कैल्शियम रिलीज नहीं होगा। और जब तक कैल्शियम रिलीज नहीं होगा, जब तक क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। ये बात क्लियर हुई आपको। तो इधर क्या हो गया कि इट इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाएगी अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, और क्या होगा, इन पर्टिकुलर रिसेप्टर्स को ये न्यूरोट्रांसमीटर अवेलेबल नहीं होंगे, है ना, ये न्यूरोट्रांसमीटर इधर बाइंड नहीं करेंगे, और जब तक वो बाइंड नहीं करेंगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, एक स्वप्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, इससे कमजोरी कंकाली पेशियों का पक्षघात होता है। ठीक है, मतलब कि क्या हो गया कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, एक स्वप्रतिरक्षा मतलब ऑटो इम्यून, है ना, विकार है ये, और पर्टिकुलरली इसमें जो तंत्रिका पेशी है, संधि है, मतलब कि ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, ठीक है, को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से क्या होती है, कमजोरी आती है, किसके अंदर, कंकाली पेशियों का पक्षघात होता है। मतलब कि बेटा अगर मान लीजिए कि ये मसल, अगर आप अपने दिमाग से तो सोच रहे हैं कि पर्टिकुलरली कोई मसल को आपको कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, इंपल्स भी जा रही है उधर से, बट ये क्या हो रहा है, इधर न्यूरोट्रांसमीटर को इधर रिसेप्टर्स अवेलेबल ही नहीं है, और ये मेम्ब्रेन क्या होगी, डीपोलराइज नहीं हो रही, और ये मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो पा रही, तो उसके कंडीशन में क्या होता है, मसल फैटीग हो जाता है। तो ये आपको आई होप ये समझ आ गया होगा। इसके बाद में देखिए पेशीय दुष्पोषण, मतलब कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी, है ना। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है बेटा एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, विकारों के कारण कंकाल पेशी का अनुक्रमित अपहासन। ठीक है, तो मतलब कि क्या होता है इसके अंदर बेटा, इसके अंदर ये एक है ना मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो होती है, ये पर्टिकुलर एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब ये है कि ये पेरेंट्स से हमको मिलता है। इसमें बेटा एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा इसको, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बोलते हैं। आप ढंग से देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि बेटा ये मान लीजिए ये आपकी मेम्ब्रेन होगी सार्कोलेमा की, ठीक है, और हम लोगों ने देखा है बेटा कि अंदर की तरफ में है ना मायोफाइब्रिल्स का अरेंजमेंट होता है, तो ये मायोफाइब्रिल्स हो गए। ये अंदर की तरफ में बेटा ये क्या हो गया, मायोफाइब्रिल्स हो गए। इस तरह से ये सीधे जो बना रहे हैं हम लोग, ये मायोफाइब्रिल्स हैं। ठीक है, ये मायोफाइब्रिल्स हो गए। है ना, हमको पता है बेटा कि जो सार्कोप्लाज्म है उसके अंदर क्या होता है, मायोफाइब्रिल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गए सार्कोलेमा, ठीक है, ये हो गया मायोफाइब्रिल्स। अब ये जो डिस्ट्रोफिन एक पर्टिकुलरली प्रोटीन होता है ना, हम लोगों ने एक्टिन और मायोसिन के बारे में तो सीखा बेटा, एक डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के बारे में भी बता रहा हूं मैं आपको। वो क्या करता है, एक साइड से बेटा वो मेम्ब्रेन पे जुड़ा हुआ होता है,
ठीक है, और दूसरी साइड पे किस पे जुड़ा हुआ होता है, वो मायोफाइब्रिल पे जुड़ा हुआ होता है और एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन का काम करता है वो इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है बेटा, ये जो प्रोटीन है आपका, इस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, डिस्ट्रोफिन। ठीक है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन हो गया ये। अब मान लीजिए जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब कि मदर के पास में भी नहीं था, फादर के पास में भी हो सकता है, उसके पास में भी नहीं हो, तो इसलिए चाइल्ड में जो है, बच्चे के अंदर भी डिस्ट्रोफिन प्रोटीन एब्सेंट है। अब जब ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन एब्सेंट होगा, ठीक है, तो जब ये एब्सेंट होगा तो क्या होगा बेटा, एक इसका जो एक स्ट्रक्चरल मेकअप है, मतलब कि एक इसका स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, वो लूज हो जाएगा। जब स्ट्रक्चरल सपोर्ट लूज हो जाएगा तो उसके कारण क्या होता है, मसल के अंदर डीजनरेशन देखने को मिलता है। डीजनरेशन ऑफ मसल्स होता है। ठीक है, डीजनरेशन ऑफ मसल, और ये क्या होता है बेटा, प्रोग्रेसिव होता है, मतलब धीरे धीरे होता है ये। प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। वापिस से रिपीट करते हैं बेटा, हम लोगों ने क्या बोला, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। डिस्ट्रोफी का नाम ही डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के ऊपर है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की यह खास बात है, वो एक साइड पे तो बेटा सार्कोलेमा पे जुड़ा हुआ होता है और एक साइड पे वो किस पे, मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट पे जुड़ा हुआ होता है, और इसकी वजह से एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो पूरे स्ट्रक्चर को। अब अगर मान लीजिए कि ये एब्सेंट होगा तो ये जो मायोफाइब्रिल है और पर्टिकुलरली मायोफिलामेंट है, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा बेटा तो वो ढंग से कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं पाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो एक मसल फाइबर है वो धीरे धीरे डीजनरेट कर पाएगा, क्योंकि जब कोई मसल, कोई भी सेल हमारे शरीर के अंदर ढंग से काम नहीं कर पाता, वो क्या होता है, डीजनरेट करने लग जाता है। तो इस प्रोटीन की वजह से ये पूरा फाइबर डीजनरेट कर जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो बेटा एक चीज और मैंने आपको बता दिया, 2019 का भी क्वेश्चन था ये, कि आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका अपतानिका टिटैनी, मतलब कि टिटैनी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। टिटैनी जो होता है बेटा, कैल्शियम, शरीर में कैल्शियम आयनों की कमी से पेशी में तीव्र ऐंठन, ऐंठन मतलब कि क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है ना, तो यहां पे हम लोग इसको समझते हैं। देखिए बेटा, तो ये मोटर न्यूरॉन वाला पार्ट हो गया बेटा, है ना, तो यहां पे ये सिनेप्टिक वेसिकल्स हो गई। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं जो आप नर्वस सिस्टम में और अच्छे से समझेंगे, वो देखिएगा। यहां पे क्या होता है ना बेटा, इसके मेम्ब्रेन के ऊपर, जो एक्सोनेमा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर चैनल्स होते हैं बेटा, है ना, सोडियम चैनल्स होते हैं, इस तरह से सोडियम चैनल्स बने हुए होते हैं। ये सोडियम चैनल्स जो होते हैं वो किसकी प्रेजेंस में वो क्लोज रहते हैं, वो कैल्शियम की प्रेजेंस में क्लोज रहते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम जब अवेलेबल रहेगा, व्हेन द कैल्शियम अवेलेबल, ये जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है बेटा, ये क्या होंगे, क्लोज होंगे, और जब तक ये क्लोज होंगे तो सोडियम का अंदर मूवमेंट नहीं होगा, और जब तक सोडियम का अंदर मूवमेंट नहीं होगा तो ये मेम्ब्रेन के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल है, वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। ठीक है, और जब तक वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो यहाँ पे ये जो बेटा आप सार्कोलेमा देख रहे हैं, सार्कोलेमा जो है वो डीपोलराइज नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बेटा कि कैल्शियम का इंपॉर्टेंस क्या है, कि सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को क्लोज रखने के लिए। अब दूसरी बात क्या होती है कि जब कैल्शियम इधर अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है, ठीक है, तो कैल्शियम अवेलेबल नहीं रहेगा तो ये जो सोडियम वीजीसी है ये ओपन हो जाएंगे, और जब ये ओपन हो जाएंगे तो क्या होगा बेटा,
मेम्ब्रेन ये डीपोलराइज कर जाएगी और सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा तो ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है ये क्या हो जाएगी, इधर फ्यूज कर जाएगी आके, और यहाँ पे ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। और यहाँ पे आपको पता है कि रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इन न्यूरोट्रांसमीटर के लिए, वो यहाँ पे बाइंड करेगा और यहाँ पे भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने का मतलब है कि कैल्शियम जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, वहां से कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे। और कैल्शियम आयन रिलीज होने का मतलब क्या है बेटा, कि मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब यहाँ पे देखिए, ढंग से सुनिएगा कि यहाँ पे अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम कम है, मैं मसल के अंदर नहीं बोल रहा, मैं ब्लड के अंदर बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम कम है, तो अगर ये कैल्शियम अनअवेलेबल है ब्लड के अंदर, तो ये जो सोडियम VGC है इट विल रिमेन ओपन। इन द एब्सेंस ऑफ सोडियम इट विल रिमेन ओपन, ठीक है। एंड इफ इट विल रिमेन ओपन, ये न्यूरोट्रांसमीटर बार बार रिलीज होते रहेंगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता रहेगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट होती रहेगी। तो उसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि मसल्स के अंदर क्या होता है, एंठन देखने को मिलती है। तो मस्कुलर स्पैज्म होता है बेटा, ठीक है। स्पैज्म का मतलब होता है एंठन, मतलब मसल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रह जाती है। टिटैनी के अंदर यही तो होता है बेटा कि मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हो जाती है, एंड इट इज ड्यू टू द लो कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ठीक है। तो मैंने आपको बता दी कि लो कैल्शियम लेवल ब्लड में है ना, इसके अंदर नहीं। कहीं आप सोचो कि सर अगर इसमें लो कैल्शियम लेवल होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगी, अगर इसमें कैल्शियम नहीं होगा तो मसल तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। इसमें तो कैल्शियम अवेलेबल है, बट यहाँ पे ब्लड में कैल्शियम अवेलेबल नहीं है। और वो कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम सोडियम VGC को क्लोज करके रखता है। जब भी पर्टिकुलरली मेम्ब्रेन को डीपोलराइज होना होता है, न्यूरॉन को एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना होता है, तो कैल्शियम इधर से हटता है और ये गेट खुल जाते हैं, सोडियम का इन्फ्लक्स होता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। अब तो ब्लड में क्या है, कैल्शियम अवेलेबल ही नहीं है, तो ये गेट क्या है, हमेशा खुले रह जाएंगे। वोल्टेज रेटेड चैनल बोलते हैं इसको। सोडियम अंदर आता रहेगा, सोडियम अंदर आता रहेगा, इसके अंदर सोडियम आता रहेगा, ठीक है। तो सोडियम आता रहेगा तो मेम्ब्रेन बार बार क्या होगी, डीपोलराइज होगी, और बार बार डीपोलराइज हो जाएगी तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और वो बार बार क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा, और ये मसल को बार बार स्टिमुलस मिलेगा, तो ये मसल बार बार क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में रहेगी। तो मतलब ये पूरी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हम लोगों ने ये वाला लास्ट जो पॉइंट था डिस्कशन का वो भी कंप्लीट कर लिया कि शरीर में कैल्शियम आयनों की कमी से पेशी में तीव्र ऐंठन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट था, एक एक लाइन में मैं वापस से इसको रिपीट कर देता हूँ कि जो माइस्थीनिया ग्रेविस है बेटा एक स्व प्रतिरक्षा विकार है, मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके बारे में ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। पेशीय दुष्पोषण, मतलब इसके अंदर क्या होता है बेटा, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये ध्यान रखना है आपको। डिस्ट्रोपिन प्रोटीन एब्सेंट होने के कारण होता है। प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ मसल है, धीरे धीरे मसल क्या होती है, डीजनरेट करती जाती है, टूटती जाती है, ठीक है। और ये हो गया टिटैनिन। टिटैनिन जो होता है वो ब्लड में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे मैंने आपको पूरा जो चैप्टर है एनसीईआरटी बेस्ड लाइन बाय लाइन मैंने पूरा कंप्लीट करवाया आपको। मसल्स वाला पार्ट है ना, इसमें बोन्स वाला पार्ट भी होता है, बोन्स वाला पार्ट हम लोग आगे देखेंगे। ये जो चैप्टर था मेरे को आपको मसल्स के बारे में पढ़ाना था, मैंने मसल्स के बारे में आपको पूरा पढ़ा दिया है। अब मॉड्यूल के आप क्वेश्चन लगाइए, मॉड्यूल में जरूर आपको कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चंस मिलेंगे, वो पर्टिकुलरली हम लोगों ने एम्स पैटर्न के अकॉर्डिंगली रख रखे थे। तो वो धीरे धीरे आप अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो थ्योरी से वो क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर नहीं होते हैं तो आप डाउट पोर्टल पे जरूर अपना क्वेरी दीजिएगा, तो वहां पे वो मैं आपको सारे डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। मेन जो है, अगर आप 10 साल का पिछला नीट का इतिहास उठा के देख लेंगे, मसल से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही है, चाहे वो बोन्स से रिलेटेड भी हो तो वो भी एनसीईआरटी बेस्ड ही है। जैसे कि अभी 2020 में जो क्वेश्चन था वो बोन से था, मसल से कोई क्वेश्चन नहीं आया था 2020 के अंदर। तो पर्टिकुलरली हमको ये देखना है कि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे 2019 में मसल से भी क्वेश्चन था और बोन से भी था, तो वो तो कहीं से भी आ सकता है। 2021 या 22 या 23 के जब भी आप एग्जाम देंगे तो वो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन आसान होगा, एनसीईआरटी बेस्ड होगा, तो हमको उसको छोड़ना नहीं है। तो एनसीईआरटी पे फोकस करिए। मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बेस्ड तो लगने ही चाहिए, जो बाकी के बाहर के उसको मार्क करके रख लीजिए। अगर वो होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो हम लोग डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है ना। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं है, पिछले 10 साल से क्वेश्चन नहीं आया तो नहीं आया उससे, तो क्या करोगे इतना ज्यादा जान के, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेटा ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब आपके डाउट्स जो है बेटा वो डाउट्स हम लोग धीरे धीरे डाउट पोर्टल पे डिस्कस करेंगे, है ना।
और मॉड्यूल आप लगा लीजिए, एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर लीजिए। एक क्लास में और लूंगा जिसमें मैं प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन एक बार एनसीईआरटी का आपको ओवरव्यू दूंगा और पर्टिकुलरली कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे क्विज की फॉर्म में, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इधर हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे बेटा। ठीक है।